सीट नहीं होती जब मैं आता हूँ, अब तो सीट है, पीछे बैठा है। पीछे से ना मतलब बोर्ड बिल्कुल क्लियर है। ओ वेरी गुड, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बढ़े। हम लोग मालूम है क्या कर रहे थे, स्टाफिंग के प्रोसेस के अंदर जो पॉइंट्स आए थे उनके प्रोसेस को पढ़ रहे थे। स्टाफिंग के प्रोसेस में भी जो प्रोसेस है, जो स्टाफिंग का प्रोसेस है, उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं, जो स्टेप्स हैं, उसके अंदर भी अपना अपना एक प्रोसेस है। जैसे सिलेक्शन के प्रोसेस को हमने पढ़ा, अब हम पढ़े रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। हमने कहा रिक्रूटमेंट दो तरह से होती है, एक इंटरनल और दूसरी एक्सटर्नल। इंटरनल में दो काम हो सकते हैं, कौन कौन से? एक ट्रांसफर और दूसरा प्रमोशन। ठीक है जी, लिख लिया इसके बारे में हमने? नहीं। लिखा नहीं था। एक ट्रांसफर और दूसरा प्रमोशन। और एक्सटर्नल जो है ना, उसके तो बहुत सारे तरीके हैं, उसके तो बहुत सारे मेथड हैं। तो हम कल जब हमने बंद किया तो हम लिख रहे थे रिक्रूटमेंट के बहुत सारे मेथड हम लिख रहे थे। कौन कौन से? एक इंटरनल और दूसरा लिखा आपने साथ साथ एक्सटर्नल। इंटरनल में फिर दो थे, कौन कौन से? एक ट्रांसफर और दूसरा प्रमोशन। ये दो मेथड थे इसके अंदर। भाई आ जाओ, हम इसके मेथड की बात कर रहे थे। इसके अंदर बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे। सबसे पहला मेथड कौन सा पढ़ा था हमने, कौन सा लिखा था पहला वाला? फर्स्ट कौन सा? कैंपस प्लेसमेंट। सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला मेथड है, क्योंकि सबसे सस्ता पड़ता है। सीधा कैंपस में जाओ, इंटरव्यू लो और प्लेसमेंट कर लो। ठीक है जी, आ जाओ। ये सबसे आसान मेथड है, इसमें पैसे की खर्च नहीं होता, ऐड नहीं देनी पड़ती। ठीक है, चलो दूसरा हमने क्या लिखा था उसके बाद? ये भी सबसे आसान मेथड है जी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से आप कांटेक्ट करो, वो आपको बता देंगे इस जॉब के लिए इतने लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। वहां से कुछ बायोडाटा मंगवा लो और लोगों को कॉल कर लो और सीधा इंटरव्यू ले लो और देख लो अगर वो एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है जी, ये है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। उसके बाद तीसरा लिखो फटाफट जल्दी से, एडवर्टाइजमेंट। तीसरा हमारे पास कौन सा है? एडवर्टाइजमेंट। और ये एडवर्टाइजमेंट किस किस में आती है? न्यूज़पेपर हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, बहुत जगह पे आती है। आजकल तो जी न्यूज के ऊपर भी एक नया स्टार्ट हुआ है, रोजगार समाचार। देखा है? अभी सुन के आ रहा हूँ। नहीं, शाम के टाइम आता है 7 बजे। रिपीट करते होंगे, रिपीट टेलीकास्ट, लेकिन जो लाइव उनका आता है वो शाम को आता है 7 बजे के आसपास। रोजगार समाचार उन्होंने स्टार्ट किया, एक नया सिस्टम। पहले आते होते थे रोजगार समाचार, हमारे टाइम में बहुत आते थे रोजगार समाचार, क्योंकि उस टाइम पे नेट नहीं था, इंटरनेट नहीं था। आजकल तो नौकरी.com, पता नहीं क्या क्या, जॉब.com, बहुत सारी ऐसे हैं साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, तो वहां पे जॉब्स आती रहती हैं। इवन यहाँ तक कि बच्चों को अलर्ट भी आते रहते हैं गवर्नमेंट जॉब के। यहाँ पे एक है वो सदर बाजार में, वहां जाके अपना नाम दे आओ, जैसे आप 12th क्लास पास करोगे आपको अलर्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे, SMS आएंगे, ये वाली जॉब आप एलिजिबल हो, इसके लिए अप्लाई कर दो, इसका पेपर इस तारीख को है, इसके फॉर्म निकले भर दो। ये काम होता रहेगा, ये आप सबको करना पड़ेगा अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो। ठीक है, चलो ये क्या हो गया? एडवर्टाइजमेंट। ठीक है जी, आ जाओ, लिखो आप भी साथ साथ। उसके बाद है डायरेक्ट इंटरव्यू या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सीधा पता क्या करते हैं इसके अंदर? गेट पे लिख के लगा दिया वैकेंसीज, गेट पे लिख के लगा देते हैं वैकेंसीज। ठीक है, जिसकी हेल्पर रिक्वायर्ड, अकाउंटेंट रिक्वायर्ड, इंजीनियर रिक्वायर्ड, गेट के ऊपर जो भी वहां से निकलेगा सीधा इंटरव्यू देने आ जाए। डायरेक्ट इंटरव्यू है ना, कोई ऐड नहीं। जिसने भी वो पढ़ लिया सीधा अंदर घुस जाओ, अगर आप एलिजिबल हो जाओ, इंटरव्यू दो, पास हो गए तो जॉब मिल गई। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है जी, आ जाओ आगे चले। उसके बाद लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, ये भी देखे होंगे आपने। लेबर कॉन्ट्रैक्टर मालूम है क्या होता है? आपके स्कूल के गेट पे देखा आपने? अपने स्कूल के गेट पे देखा है कभी? जहां आपका स्कूल था, आर्मी स्कूल, उसके गेट पे कौन खड़ा होता है? सिक्योरिटी वाले खड़े होते हैं। क्या वो आपके स्कूल के एम्प्लॉई हैं? उनकी देखा कभी क्या लिखा है सिक्योरिटी पे? सिक्योरिटी का नाम लिखा हुआ है, यानी उनको हायर किया गया है। यानी ऐसा भी आजकल क्या होती है, रिक्रूटमेंट होती है। आपको सिक्योरिटी के लिए आदमी चाहिए, सीधा जाओ ठेकेदार के पास, कॉन्ट्रैक्टर के पास, उसको बोलो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दो, वो अपने आदमी भेजेगा, आप शुरू उसको लमसम अमाउंट दे दो, वही हैंडल करेगा उनको। दैट इज कॉल्ड लेबर कॉन्ट्रैक्ट, ठेकेदारी का काम। ठीक है जी, ये भी एक तरीका रिक्रूटमेंट का। आ जाओ, उसके बाद क्या है? रिकमेंडेशन। आ जाओ, नंबर 6 लिखो, रिकमेंडेशन फ्रॉम एम्प्लॉय। मतलब आपको अकाउंटेंट चाहिए, आपने पूछा अपने साथ वाले से जो वहां काम करता है, अभी तेरे को जान पहचान का है,
जिसने अकाउंट्स अच्छे से किया, जो एक्सपीरियंस हो, आज ही है, बुला ले। दैट इज कॉल्ड रिकमेंडेशन फ्रॉम एम्प्लॉइज। जो वहां ऑलरेडी काम कर रहे हैं उससे क्या बेनिफिट मिलता है? बहुत बड़ा बेनिफिट है। जिस आदमी को आप जॉब दे रहे हो उसको आप जानते हो, मतलब कोई तो जानता है। जो आपके ऑफिस में 10 साल से काम कर रहा है, आपने उसको कहा भी तेरा कुछ जान पहचान का है जिसको अकाउंट्स आता है? उसने कहा हाँ जी है। अच्छा करता है? हाँ है। ला बुला इंटरव्यू के लिए। उसको कह के इंटरव्यू के लिए बुलवा लिया। अब उससे फायदा क्या होगा? रखोगे तो तभी जब वो एलिजिबल है, लेकिन इंटरव्यू देने से क्या फायदा होगा उसके? इंटरव्यू देने से, और अगर जॉब मिल गई इसको तो बेनिफिट क्या होगा? आप कल ब्लेम कर सकते हो उसको जो उसको लेके आया। होगी रिकमेंडेशन। तो ये बहुत अच्छा मेथड होता है, ये भी कंपनी अपनाती है। आ जाओ, उसके बाद क्या है हमारे पास? वेब पब्लिशिंग। ये तो हमने कर दिया, अभी हमने बात की naukri.com, वेब पब्लिशिंग, jobalert.com, naukri.com वाला, ये सब मतलब वेबसाइट के ऊपर नौकरियां। ये बहुत सारे तरीके हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के, और भी मेथड्स हैं। कुछ कंसल्टेंट्स ऑफिस होते हैं, कुछ ऐसे लोग बैठे हैं मार्केट में, अगर आपको मैनेजर लेवल के आदमी चाहिए आप उनको जाके बोल दो। सर्विस प्रोवाइडर्स, उनको क्या बोलते हैं? ब्रोकर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड सर्विस प्रोवाइडर्स। अगर आपको मान लो अच्छी जॉब के लिए आदमी चाहिए, कोई आप सीए ढूंढ रहे हो और आपको अच्छा सीए नहीं मिल रहा है, वो कंसल्टेंट है, उनका काम ही यही है। वो आपको सिर्फ कनेक्ट करवा देंगे, किससे? एक अच्छे आदमी से, उसको आप जॉब दे सकते हो। दे आर कॉल्ड कंसल्टेंट्स। वो भी आप लिख सकते हो नंबर 8 पे, कंसल्टेंट्स। ठीक है, उनका काम ही यही है कि अगर आपको अच्छा आदमी चाहिए तो आपको अच्छा आदमी प्रोवाइड करके दे देंगे। कल कुछ गलत हुआ तो यू कैन ब्लेम देम, दे विल चार्ज यू सम मनी एंड दे विल चार्ज हिम सम मनी। दोनों को कुछ पैसा चार्ज करेंगे और क्या लेंगे? कमीशन, और आपको अच्छा आदमी मिलवा देंगे। ठीक है जी, चलो तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखते हैं। सबसे पहले इसके बारे में, इंटरनल के बारे में लिखो, ट्रांसफर क्या होता है, फटाफट जल्दी। इंटरनल में लिखो ट्रांसफर क्या होता है, फटाफट लिखो। ट्रांसफर मीन्स, ट्रांसफर का मतलब क्या है? ट्रांसफर मीन्स शिफ्टिंग of an employee. Transfer means shifting of an employee from one job to another job, or from one department to another department, or from one department to another department. Without a change in salary. इसमें सैलरी में कोई चेंज नहीं आता। Without a change in salary or a very small change in responsibilities and duties, or a very small change in responsibilities and duties. जॉब ट्रांसफर, अब नेक्स्ट पैरा में आ जाओ। जॉब ट्रांसफर इज आल्सो हेल्पफुल in adjusting the excess staff and to avoid termination. टर्मिनेट करना तो जॉब से निकालना। ठीक है जी। इंस्टेड ऑफ किसी को निकालने से जॉब के, आप एक्सेस स्टाफ को एडजस्ट कर देते हो वहां पे जहां पे स्टाफ कम है, ताकि उसकी भी नौकरी न जाए और आपको नए आदमी को ढूंढना न पड़े। आई बात समझ में? दो काम बच जाते हैं ट्रांसफर से। एक तो वो मैंने आपसे जैसे कहा कि मान लो किसी ऑफिस की 4-5 ब्रांच है, किसी कंपनी की 4 से 5 ब्रांच है। एक ब्रांच कुरुक्षेत्र में है, दूसरी ब्रांच जगाधरी में है ना। अभी जगाधरी ब्रांच के अंदर 4 लोग हैं और कुरुक्षेत्र ब्रांच के अंदर 5 लोग हैं। वहां एक आदमी की जरूरत है। ठीक है जी, जगाधरी वाले एक आदमी मांग रहे हैं और आपने कर लिया, एनालाइज कर लिया, एक आदमी चाहिए। अभी 2 तरीके हैं, या तो आदमी ढूंढो नए, उसका इंटरव्यू करो, सारा अरेंज करो, उस पर खर्चा करो, या फिर यहाँ जो एक्सेस है कुरुक्षेत्र में, यहां से उठा के उसे वहां भेज दो।
तो दो काम बच गए। एक तो बच गया आपका पूरा का पूरा खर्चा, वो पूरा प्रोसेस रिक्रूटमेंट का सारा खर्चा बच गया, और दूसरा जो एक्सेस था उसकी जॉब बच गई। नहीं तो क्या करना पड़ता, यहां जो एक्सेस आदमी था उसको जॉब से क्या करना पड़ता, टर्मिनेट करना पड़ता, और वहां क्या करना पड़ता, नया आदमी रिक्रूट करना पड़ता। तो दो स्टेप बचा लिए आपने, एक तो नया रिक्रूटमेंट नहीं करना पड़ा, इंटरव्यू नहीं लेने पड़े, और दूसरा इसकी टर्मिनेशन बच गई। क्या कर दिया आपने, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस स्टाफ। आपने सिर्फ एक एडजस्टमेंट की, यहां से उठाया उसको और वहां भेज दिया, जगह दे के काम कर लो, कल से वहां ज्वाइन करो। आपने दो काम एक साथ बचा लिए, एक तो एडजस्टमेंट करने से टर्मिनेशन बच गया, और दूसरा सारा का सारा प्रोसेस बच गया, जिसका सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस बच गया। ठीक है जी, चलो हो गया खत्म। आगे लिखो, इसी में आगे लिखो। लेकिन ट्रांसफर करते हुए एक बात दिमाग में रखनी है कि जो आदमी आप भेज रहे हो वो उस जॉब के लिए कैपेबल होना चाहिए। अब ये नहीं कि यहाँ कुरुक्षेत्र ब्रांच में 5 आदमी काम करते हैं, लेकिन कितने आदमी चाहिए, 4। जो 5वां आदमी एक्सेस काम करता है उसको अकाउंट्स की कोई नॉलेज नहीं है, वो हेल्पर का काम कर रहा है, अकाउंट्स में चाय पिलाने का, फाइल पिलाने का, फाइलिंग करने का, ये काम करता है। और वहां जो रिक्वायरमेंट है जगाधरी में, वहां ऑफिस में जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है प्रॉपर अकाउंटेंट की। तो इस आदमी को वहां नहीं भेज सकते। जो आदमी यहां से वहां जाएगा वो कैपेबल भी तो होना चाहिए, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। तो लिखो, while transferring we have to ensure that the employee we are transferring to another job, the employee we are transferring to another job is capable of performing that job। ठीक है जी, बस इतना बहुत है ट्रांसफर के लिए, is capable of performing that job। आ जाओ आगे। नेक्स्ट इज प्रमोशन। देखो, प्रमोशन के अंदर सैलरी भी बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती हैं, ड्यूटीज भी बढ़ती हैं, और पोस्ट भी बढ़ती है। ठीक है जी, ट्रांसफर के अंदर भी ड्यूटीज बढ़ सकती हैं, लेकिन बहुत स्मॉल चेंज आता है, ना के बराबर आ भी सकता है, नहीं भी नहीं। लेकिन प्रमोशन जब होगी तो ड्यूटीज भी बढ़ेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेंगी, सैलरी भी बढ़ेगी, पोस्ट भी बढ़ेगी। दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। राइट, तो लिखो, प्रमोशन मीन्स shifting of an employee to a higher position, to a higher position। फिर आगे लिखो, प्रमोशन आल्सो इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कॉमा ड्यूटीज, कॉमा अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, जिम्मेवारी बढ़ेगी, ड्यूटीज बढ़ेगी, तो साथ में क्या बढ़ेगा, फैसिलिटीज भी बढ़ेंगी, कॉमा और क्या बढ़ेगा, पे मतलब सैलरी भी बढ़ेगी, और क्या बढ़ेगा है उस आगे फैसिलिटीज में, और क्या बढ़ेगा। प्रमोशन मिलती है किसी को तो उसकी जिम्मेवारी बढ़ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, कर्तव्य बढ़ गए। ठीक है, उसके बाद उसकी फैसिलिटीज भी बढ़ गई। ठीक है जी, और उसकी इनकम बढ़ गई, पे लिख दिया ना, सैलरी वो भी बढ़ गई। और क्या बढ़ता है, एक और चीज है, वो तो हो गया सर, प्रमोशन मिलती है। और क्या बढ़ेगा है, स्टेटस लिखो, एंड स्टेटस। प्रमोशन इज अ वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय। मालूम है वर्टिकल कैसा होता है, ऐसे है ना, ऊपर को जाना, ये हो गया ना वर्टिकल, दिस इज वर्टिकल शिफ्टिंग। देखो, प्रमोशन जो है ना वो वर्टिकल शिफ्टिंग है, ऊपर की तरफ। प्रमोशन इज अ वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, अगर प्रमोशन वर्टिकल है तो ट्रांसफर क्या होगा, लिख लो, वहां भूल गए आप,
ट्रांसफर इज हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय। ऐसे मतलब उसकी पोस्ट नहीं बढ़ाई, पोस्ट नहीं ना बढ़ाई। अकाउंटेंट अगर जूनियर अकाउंटेंट था उसको यहां से उठाया और उस वाले ऑफिस में क्या बैठाया, जूनियर अकाउंटेंट, सेम अकाउंटेंट। तो हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग दोनों तरफ हो सकता है, लेकिन ये एक ही तरफ होगा। अगर ये नीचे की तरफ हो गया तो क्या कहलाएगा मालूम है आपको, डिमोशन। इसलिए ऐसा मत बना देना, अगर आपने ऐसा बना दिया तो गलत हो जाएगा। प्रमोशन जो है वो ऊपर की तरफ ही जाएगा, लेकिन ट्रांसफर दोनों तरफ चल सकता है। सर एक डाउट था, अगर जैसे आपने बताया था कि एक को हम 3 साल देते हैं किसी एम्प्लॉय को, 3 साल नहीं 3 चांस, 3 चांस देते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो अगर वो 3 पर ऐसा कंफर्म नहीं है बेटे कि हर कंपनी देती है। हाँ मतलब लेकिन ज्यादा अक्सर मतलब एम्प्लॉय जो है, जो मार्केट है वो ये मार्केट हमारी लेबर मार्केट, उसमें 3 चांस दिए जाते हैं। हर एम्प्लॉय को 3 चांस देते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए, क्योंकि पहले चांस में यू कैन नॉट जज अ बुक विद इट्स कवर, वाली बात समझते हो। वही कहानी है, कोई नया नया आया पहले दिन और आपने कहा नहीं यार तो काम नहीं कर पाएगा, निकल जा, ऐसा नहीं होता है ना। और हम भी जब बच्चे को देखते हैं तो 3 महीने के बाद ही बता पाते हैं कि ये पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा। उसकी हरकत देख के बता देते हैं ये नहीं कि नंबर लाएगा, इसके मैक्सिमम मार्क्स इतने ही आने वाले, लेकिन उसकी हरकत देख के भी बता देते हैं कि ये टॉप कर सकता है। बताते हैं ना बच्चे के बारे में टीचर, ऐसे ही एम्प्लॉय के बारे में जजमेंट हो जाती है, इसकी परफॉर्मेंस चेक करके। तो अगर वो नहीं कर पाया अपने आप को तो टर्मिनेट, उसे निकाल देंगे। हाँ तो टर्मिनेट, बेटे रिश्ते थोड़ी है, स्टेटस पे सॉरी उसे निकाल देंगे या फिर उसे रखेंगे उसी। बेटे अगर वो अपनी जगह पे कामयाब ही नहीं हो पाया तो फिर उसको निकालना पड़ेगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो ऐसा हर कंपनी में होता है। हर कंपनी, प्राइवेट कंपनी में तो 3 चांस मिलते ही नहीं, पब्लिक को निकालता नहीं। जो पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट जॉब है वहां सारे क्या करते हैं, वो पान खा करके थूक थूक के सारे काम करते हैं। कोई काम करता है वहां पे, कोई निकालता है किसी को? 10 बजे की जगह 12 बजे आ रहा है ना। 2 दिन नहीं आया, बाबूजी का है, बाबूजी तो आए नहीं 2 दिन से, दैट इज पब्लिक जॉब, गवर्नमेंट जॉब। लेकिन प्राइवेट कंपनी में तो 3 चांस भी कंपनी देती नहीं है, मैक्सिमम 1 या 2 चांस मिलते हैं अपने आप को प्रूव करने के, क्योंकि कंपनी का टाइम वेस्ट हो रहा है, पहली बात, कंपनी के रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं, दूसरी बात कंपनी का पैसा लगता है, एम्प्लॉय पे बहुत पैसा लगता है, क्योंकि एम्प्लॉइज, गुड एम्प्लॉइज आर ह्यूमन असेट्स फॉर अ बिजनेस एंड बैड एम्प्लॉइज आर लायबिलिटीज फॉर द बिजनेस। कोई कंपनी चाहेगी इसकी लायबिलिटी बढ़ जाए, एसेट्स कम हो जाए? कोई कंपनी नहीं चाहती। ये तो सिर्फ किताबी बातें हैं। हायरिंग एंड फायरिंग ऐसा बोला जाता है प्राइवेट इंडस्ट्री में, हायरिंग एंड फायरिंग डजंट टेक मोर देन अ मिनट इन प्राइवेट इंडस्ट्रीज। हायरिंग एंड फायरिंग मतलब हायर करना और फायर करना 1 मिनट का काम है प्राइवेट कंपनी में। बड़ी बड़ी पोस्ट पे होता है ये गेम, छोटी पोस्ट पे फिर चल जाता है। जो छोटी पोस्ट होती है, लेबर लेवल की पोस्ट होती है, वहां फोरमैन बचा लेता है। फोरमैन जो होता है ना या सुपरवाइजर, वो अपने नीचे काम, अच्छा ठीक है बाबूजी कर लेगा, सीख मैं सिखा दूंगा, आप छोड़ दो, सही है आदमी। लेकिन हाई लेवल पे आप एक रिपोर्ट बनाओ, पहली में पकड़े जाओगे, आपको काम नहीं आता। मतलब जो साथ में कुलीग काम करते हैं ना, वो आपकी रिस्पेक्ट तभी करते हैं जब आपको काम आता होता है। अगर आपको काम ना आए ना तो साथ में जो कुलीग, जो आपका स्टाफ रहता है, अगर आप मान लो कि अच्छी पोस्ट पे लग भी गए, कुछ कर करके अच्छी पोस्ट पर पहुंच गए और आपको काम नहीं आता अंदर से, तो जो आपके साथ काम करने वाले हैं वो आपकी बेइज्जती करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर आपको फीलिंग आ जाती है कि ये मेरी बात नहीं मान रहे, और फिर आपके मुंह पे बोल देंगे आपको खुद तो आता नहीं यार, हमें क्या करा रहे हो, ये वाला काम हो जाता है। इसलिए वही अपने आप एम्प्लॉय छोड़ देते, ज्यादातर अक्सर जॉबों में खुद छोड़ दी जाती है, नहीं तो फिर कंपनी फायर कर देती है। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा। प्रमोशन क्या होगा? लेकिन वर्टिकल तो होगा, लेकिन अपवर्ड। ठीक है, अच्छा ट्रांसफर क्या होगा? बोथ साइड, यहां का आदमी यहां चला जाए, यहां का आदमी यहां आ जाए, कुछ भी हो सकता है ना। डिपार्टमेंट ही चेंज करना है, ट्रांसफर करना है। लेकिन वर्टिकल ऐसे होएगा, ये वाला प्रमोशन। अगर ऐसे हो गया तो क्या हो जाएगा? डिमोशन हो जाएगा, है ना। चलो आ जाओ, आगे चले, आगे चले। इसी में आगे लिखो, द प्रमोशन हेल्प्स, द प्रमोशन हेल्प्स, क्या हेल्प करेगा प्रमोशन बताओ? टू मोटिवेट द एम्प्लॉय। अच्छा, कोई आदमी जब मोटिवेट हो जाता है किसी कंपनी के अंदर तो फिर क्या होता है? मोटिवेशन से क्या होगा? अगर आप मोटिवेशन हो तो क्या होगा आपका? अच्छे से काम करोगे और ईमानदारी से काम करोगे, है ना। पूरी मेहनत से काम करोगे, यू विल डू हार्ड वर्क, लॉयल्टी, है ना।
और यू विल डू योर मैक्सिमम। यही कर सकते हो तो लिखो फटाफट जल्दी से। मोटिवेशन हेल्प्स द एम्प्लॉय टू वर्क विद फुल लॉयल्टी एंड सेटिस्फेक्शन। ठीक है जी। ईमानदारी के साथ और पूरी सेटिस्फेक्शन के साथ काम करता है एम्प्लॉय अगर उसको मोटिवेशन मिलती रहती है। कहीं पे प्रमोशन मिल जाए आपको, बिना पूछे प्रमोशन मिल जाए तो कितना मजेदार होता है आपको मालूम नहीं है। ये फीलिंग आप तब समझोगे जब आप मेरी एज तक पहुंच जाओगे। ये फीलिंग कितनी अच्छी होती है। आपको ऐसा लगता है कि आपको क्या बोले मैं आपको, मतलब स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है वाला हिसाब होता है जब आपको बुला के ऐसा बोला जाए यू हैव बीन प्रोमोटेड नाउ, आपकी सैलरी बढ़ा दी गई है और आपकी पोस्ट प्रमोट कर दी गई। ये हाँ बड़ा कंपनी में भी होता है, ये बहुत अच्छी फील। लेकिन कई कंपनी में बिल्कुल नहीं होता। ये लाले वाली कंपनी नहीं होती जो गोलमाल वाली, इनमें नहीं होता ऐसा। एक आदमी 15 साल से एक ही काम पे लगा हुआ है। ये दुकानों में देखते हैं आप, ये दुकानें, ये छोटी छोटी बिजनेस, इनमें कोई प्रमोशन नहीं है। इनमें ज्यादा प्रमोशन होगी तो क्या होगा मालूम, 100 रुपये बढ़ा देंगे। साल खत्म हुआ 500 रुपये बढ़ा देंगे। महंगाई कितनी बढ़ गई वो नहीं देखेंगे, 500 रुपये बढ़ा के दे देंगे। लेकिन अच्छी कंपनी में आपको लेटर मिलता है, यू गेट अ लेटर, यू नो एप्रिसिएशन लेटर। फिर आपको एप्रिसिएशन लेटर दिया जाता है और साथ में आपकी पोस्ट भी बढ़ाई जाती है। और अच्छा, पोस्ट ना भी बढ़ाई जाए लेकिन आपकी सैलरी इंक्रीमेंट की जाती है, क्योंकि इतनी पोस्टें नहीं होती हैं। अब जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था, आई वर्क एज अ जूनियर अकाउंटेंट, स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया, आपको सीधी जाके जॉब नहीं मिलती बड़ी वाली, है ना। तो अब जब अकाउंटिंग की जॉब में जाओ, सैलरी बहुत कम थी जब मैं यहां से गया, इतनी ज्यादा सैलरी नहीं थी। लेकिन मैंने एक साल में, पहले एक साल और 8 महीने में, 1 साल 8 महीने मतलब ऑलमोस्ट 2 साल में 3 प्रमोशन ली। पहले 1 साल 8 महीने में 3 प्रमोशन ली और उसके 2 महीने बाद मैंने कंपनी छोड़ दी। मेरा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था पहले वाली कंपनी के साथ। मुझे 3 साल हाल में काम करना ही करना है, क्योंकि वहां जो वीजा लगता है ना, वर्क परमिट युगांडा में, वो 3 साल का होता है, 3 इयर्स का। जिस कंपनी का परमिट लगता है उसका नाम लिखा होता है, किसी और कंपनी में काम नहीं कर सकते। लेकिन पैसे खिला दो ना, अगर आप पैसे खिला दो तो कंपनी का नाम डिलीट कर देते हैं, आपको ओपन वर्क परमिट दे देते हैं। उसी वर्क परमिट के ऊपर थोड़े पैसे खिला के, करप्शन है ना, गरीब कंट्री है तो करप्शन से काम चल जाता है। तो मैंने 1 साल 8 महीने पहले 3 प्रमोशन ली और उसके बाद 2 महीने और काम किया, फिर जॉब छोड़ दी। उसके बाद जिस कंपनी में गया फिर नहीं छोड़ी मैंने, फिर लास्ट में वहीं करता रहा काम। तो इस तरीके से काम चलता है। प्रमोशंस मिलती है तो बहुत मोटिवेशन होता है। लेकिन एक इसका वो भी है, ड्रॉबैक भी है। अगर ज्यादा प्रमोशन मिल जाए ना, आप मिसजज करने लग जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत काम आता है, फिर आप बाहर जॉब ढूंढना स्टार्ट करते हो, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, तो चलो आगे आ जाओ। एक्सटर्नल सोर्स, सबसे पहला कैंपस प्लेसमेंट। आ जाओ एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर। अब ये क्या होता है मालूम है आपको, कैंपस प्लेसमेंट सारी दुनिया जानती है, मैं नहीं भी लिखा तो लिख सकते हो, लेकिन 2 लाइनें लिख लो। इट रेफर्स टू रिक्रूटमेंट फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। Recruitment from educational institutions. Many big organizations maintain a close link. Big organizations maintain a close link with the universities. And management institutes to recruit the qualified personnel for various jobs. ठीक है जी, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं to recruit the qualified personnel for various jobs. ठीक है, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने ऑफिस खोले हुए। मालूम है आपको, डीयू के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस है। IIM जो है ना, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट,
ऐसी ऐसी जगहों के आसपास या उनके अंदर प्लेसमेंट, उनके कैंपस के अंदर ऐसे ऐसे ऑफिस खुले, उनके खुद के ऑफिस, उनके खुद के लोग अंदर बैठे हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग जो है वो ऑलरेडी कैंपस के अंदर बैठे हैं। पता है क्या ढूंढते रहते हैं? टॉपर कौन। जैसे कोई टॉपर मिला उसको ऐसे जाल बिछा देते हैं उसके लिए कि इतने ज्यादा उसको टॉपर को क्या बोलते लालच दे देंगे कि वो फंस जाए उनके जाल में। अभी ड्यू के अंदर जब ये कौन सा हमारा श्री रामचंद्र कॉलेज है ना आपका, कॉमर्स का है, SRCC, अगर आपको वहां एडमिशन मिल जाए, वहां 100% मेरिट है, 100%, 99% पे तो नहीं मिलता है। 99% मार्क्स में बहुत मुश्किल से कॉमर्स में मिलता है एडमिशन। अगर आपको मिल जाए, अभी वहां सोचो वहां कौन से लोग आएंगे? आपको एक भी वहां टुच्चा नहीं मिलेगा घूमता हुआ बच्चा जो फालतू बातें करता होगा, नेट पे खेलता होगा, साथ वाले को पढ़ने देता होगा, खुद भी नहीं पढ़ता होगा, ऐसा कोई मिलेगा? कौन मिलेगा वहां? कौन मिलेगा? सारे पढ़ने वाले। जहां सारे ही पढ़ने वाले हो वहां माहौल कैसा होगा? पढ़ाई का माहौल होगा। कौन सा माहौल होगा वहां? पढ़ाई का माहौल होगा। फिर वहां से क्या निकलेंगे? टॉपर्स। और वो टॉपर्स की नजर किसकी होगी? ऐसे गिद्ध बन के बैठी होती है कंपनियां। अच्छा आदमी है ना, अच्छा एम्प्लॉय, मैंने आपसे कहा ना, गुड एम्प्लॉइज एंड ह्यूमन असेट्स। और ह्यूमन असेट्स को ढूंढना तो उसके लिए कुछ तो पैसा खर्चना पड़ेगा। तो कंपनियां क्या करती हैं, अपने अपने एम्प्लॉय रखे हैं, जैसे ही पास आउट का टाइम आता है ना, पास आउट का, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर देते हैं। इनफैक्ट 12th क्लास में आप टॉप कर लो, आपको ऑफर आ जाएगी जॉब की। पूरे हरियाणा में टॉप कर जाओ आपको कंपनी से ऑफर आ जाएगी। हमारे परिवार में एक है, हमारी फैमिली में एक है जिसने पूरे हरियाणा में टॉप किया था सीबीएसई बोर्ड में, कॉमर्स के अंदर। आज वो सीए कर रही है, हमारी फैमिली की है। हमारी कितनी तो नहीं, 95% मार्क्स हैं। ये तो बहुत बच्चों के आते हैं, ये तो ऑलमोस्ट 20% बच्चे ऐसे हैं कि 95% मार्क्स आते हैं। लेकिन एक हमारे में ऐसी थी जिसके 98.9% मार्क्स आए थे, एंड शी वाज द टॉपर, और हमारी फैमिली में से है, एंड शी वाज द टॉपर ऑफ ऑल ओवर हरियाणा। वो आज जितनी भी एजुकेशन ले रही है ना, सब फ्री है उसके लिए। वो डीयू में पढ़ रही है, वहां रह के बीकॉम के साथ सीए कर रही है, और उसकी सारी एजुकेशन फ्री है। वो किसी कंपनी के साथ ऑलरेडी कोलैबोरेट हो चुकी है। वो पहले 5 साल पढ़ेगी, कंपनी उसका खर्चा उठाएगी, अगले 15 साल उस कंपनी के लिए जॉब करेगी। उसने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, और उस 15 साल में कैसे कैसे उसको प्रमोशन मिलेगी, कैसे कैसे इंक्रीमेंट होगा, सब बातें, जॉब ऑफर लेटर ऑफ सब एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट सब साइन हो गया पहले से ही। उसने हमें दिखाया था, एक बार यहाँ गुरुद्वारा में आई थी, जब उसका साइन हुआ था तो यहाँ से पाठ रखवाया था। उसका 15 पेज का लेटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन पहले ही हो चुका है। ऐसे बच्चे भी हैं। ऐसे ही ये आपको दिखते नहीं है, ऐसे लोग आपको नजर नहीं आते, लेकिन वो आपको देख रहे होते हैं। बस वो देर करते हैं किस चीज की, जब तक आपने टॉप नहीं किया। ऐसे बच्चों को उठा लिया जाता है। और खासकर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर, जैसे वो कॉलेज की हमने बात की, डीयू की हमने बात की, दिल्ली यूनिवर्सिटी। बेटे जॉब नहीं रखते हैं तो समझते नहीं बात को, जॉब नहीं देते हैं, आपको आगे पढ़ाने के लिए बोलते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं। अभी आप बीकॉम के टॉप पर चल रहे हैं, अगर कोई बच्चा बीकॉम में टॉप कर रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें माइंड तो होगा, ये बात तो सच, यानी वो कुछ भी कर सकता है ना। तो फिर आपके पास ऑफर आएगा, क्या आपने बीकॉम में टॉप किया, ऑफर क्या आएगा, हम आपको सीए करवा देते हैं। 3 साल की रहेगी सीए, उसके बाद कंपनी आपको सीए करवा देगी, आपका कोई खर्चा नहीं। आपको क्या, हमारे घर में पैसे नहीं ना, हम करवा देते हैं, चलो। आप बोलोगे हॉस्टल में रहने का पैसा नहीं है हमारे पास, हम रखेंगे, चलो आओ, कहां करनी है सीए बताओ, जिसमें बोलोगे उसमें करवा देंगे। लेकिन हमारे को अगले जब सीए बन जाओ तो अगले 10 साल तक हमारे साथ काम करोगे आप समझे। फिर वो आपको अपने लेवल की स्टडी करवाएंगे, अपने लेवल की। इस तरीके से काम चलता है। दैट इज कॉल्ड कैंपस प्लेसमेंट। ये हर कैंपस में है, अच्छे वाले कैंपस में, इवन यहां तक एसडी कॉलेज में भी है, हमारे बालाकंड में भी है। ठीक है, चलो आ जाओ सेकंड पॉइंट। सेकंड वन इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कल। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, सेकंड पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। देखो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस रन बाय द गवर्नमेंट। ये रहा सेकंड, इधर ये हो गया खत्म ना कैंपस प्लेसमेंट। अगले पॉइंट में आ जाओ, सेकंड वाला एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। देखो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस रन बाय द गवर्नमेंट are a very good source of recruitment. Very good source of recruitment.
देखो, इन सम केसेस compulsory notification of vacancies to employment exchange, compulsory notification of vacancies to employment exchange is required by law. Therefore, employment exchange help to match personal demand and supply. Help to match personal demand and supply. ठीक है जी। अब सुनो मेरी बात, कुछ जगहें ऐसी हैं, कुछ कंपनियां ऐसी हैं, कुछ जॉब्स ऐसी हैं जहां पे कोई भी कंपनी जब वैकेंसी निकालेगी बाय लॉ, ये अंडरलाइन कर लेना, बाय लॉ है, ये बाय लॉ है कि अगर कंपनी ने जॉब निकाली तो सीधी रिक्रूटमेंट नहीं कर सकती, उसको पहले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को बताना ही होगा। इन सम केसेस, हर केस में नहीं, मैंने लिखवाया ना इन सम केसेस, पढ़ना वो लाइन क्या है, इन सम केसेस compulsory notification of vacancies to employment exchange is required by law. बस ये बात याद रखना, ये आपको केस स्टडी में भी बात आ सकती है। ठीक है जी। कुछ केसेस की आप पूछ सकता है ये कौन सी टाइप है, जहां रिक्वायर्ड बाय लॉ है तो कौन सी टाइप है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कंपनी जब जॉब निकालेगी, वैकेंसीज निकालेगी तो उनको नोटिफिकेशन पक्का देना पड़ेगा, यानी जो लोगों ने वहां अप्लाई किया होगा उनको पहले चांस दिया जाएगा, ये वाली काम है। ठीक है जी। लेकिन इसकी जो है ना एक एडवांटेज है, एक डिसएडवांटेज भी है, और वो ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के रिकॉर्ड्स हैं, वो सरकारी रिकॉर्ड्स हैं, वो अप टू डेट नहीं होते। अभी मान लो आपने यहां से जाके वहां नाम लिखवा दिया, फाइन, आपको कुछ पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जिस दिन आपको जॉब मिल जाएगी, या जिस दिन मान लो आपने 12वीं के बाद नाम लिखवाया, अब आपकी बीकॉम हो गई, मान लो आपने बीकॉम की अच्छे नंबरों से, यू हैव टू गो एंड अपडेट देम कि भाई अब मैंने पहले 12वीं थी, अब मैंने क्या कर ली, डिग्री कर ली। फिर आपने एमकॉम कर ली, यू हैव टू गो एंड अपडेट देम, या एमबीए कर ली, या आपने उसके बाद होटल मैनेजमेंट कर ली, या उसके बाद सीए कुछ भी कर लिया, तो आपको जाके वहां इन्फॉर्म करना चाहिए। और दूसरा, आपको ऐसा नहीं करते लोग, नाम तो लिखवा आते हैं लेकिन उसके बाद अपडेट नहीं करते, और उनके पास भी कोई सिस्टम नहीं है आपको अपडेट कर, आपसे अपडेट लेने का। इसीलिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर जो नाम लिखे होते हैं वेटिंग लिस्ट के अंदर, कई कई साल तक पड़े रहते हैं, और उन्हें यही नहीं पता होता कि जो वेटिंग लिस्ट के बाहर है उनको ऑलरेडी जॉब मिल चुकी है। ये थोड़ी सी है, नहीं वैसे देते रहते हैं, लेकिन एक उम्र है, एक एज है, 23 एज तक, उसके बाद नहीं देते हो। 23 साल तक अगर जॉब आपको नहीं मिली तो पैसा बंद हो जाएगा। लेकिन 17 साल से लेकर 16 से 23 तक 7 साल तो मिलेंगे ना, है ना। एक महीने के 500 तो साल के 6000, और 6 साल के 36,000, ये तो सरकार देगी आपको, है ना, इतने तो गवर्नमेंट देगी आपको। ठीक है नहीं, तो आप इस हिसाब से नाम लिखवा दो, लेकिन वहां पे अपडेशन नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलो आगे लिख लो आप। नेक्स्ट वन इज एडवर्टाइजमेंट। देखो पॉइंट नंबर 3, एडवर्टाइजमेंट। अब इसमें क्या लिखना है बताओ। देखो, मोस्ट ऑफ द सीनियर पोजीशंस in the industry, most of the senior positions in the industry are filled by this method. यानी जितनी भी सीनियर मोस्ट पोजीशंस है ना, बड़ी बड़ी पोजीशंस, सीईओ, डायरेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मैनेजर, जीएम, सीएम, ये सारी पोजीशन के लिए ज्यादातर कहां से होता है, एडवर्टाइजमेंट। मालूम है क्यों? क्योंकि सीनियर मोस्ट पे वो आदमी चाहिए जो बिल्कुल कैपेबल है। देखो मैं बताता हूं आपको, ये सस्ता है,
ये सस्ता है, ठीक है, फाइन। लेकिन यहां से कौन मिलेगा आपको, कैंपस से कौन मिलेगा, फ्रेशर। बेशक टॉपर होगा लेकिन क्या होगा जॉब के अंदर, फ्रेशर, उसको एक्सपीरियंस तो नहीं होगा ना। चलो इधर आ जाओ, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, कौन मिलेगा आपको, यहाँ पे कौन जाते हैं, मैंने कौन नाम लिखवा के आएंगे, जो धक्के खा रहे बेचारे, मतलब उनकी एजुकेशन लेवल जो है इतनी ज्यादा स्किल्ड नहीं होगी, इतनी हाई लेवल नहीं होगी। अच्छा ये वाला जो है ना, ये यहाँ पे कोई भी आ सकता है, यहाँ पे अच्छे से अच्छा आदमी भी आ सकता है और गंदे से गंदा भी आ सकता है। यहाँ पे आपके पास चांस है टू गेट द गुड पर्सन। और बड़ी पोस्ट पे कौन चाहिए होता है, अच्छे लोग। जब आप बड़ी पोस्ट की बात करते हो, हाई पोस्ट की बात करते हो, तो वहां कौन चाहिए, जो बिल्कुल कैपेबल है, जिसमें बिल्कुल भी नेग्लिजेंसी नहीं है। क्योंकि अगर थोड़ा भी नेग्लिजेंट हुआ तो क्या करेगा, कंपनी को लेके बैठ जाएगा, पूरी कंपनी डुबो देगा, है कि नहीं। तो यहां कौन चाहिए, सबसे बड़ी पोस्ट में जो आदमी चाहिए होते हैं उनको हम इसके जरिए रिक्रूट करते हैं। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, आप समझ रहे हो। जब हमें बहुत हाई पोस्ट के लिए बंदा चाहिए हो, अच्छी पोस्टों के लिए, जैसे जीएम चाहिए, जनरल मैनेजर, सीएम चाहिए, चीफ मैनेजर, या बड़े बड़े मैनेजर लेवल पे लोग चाहिए, तो कौन सी जगह, एडवर्टाइजमेंट। ऐसा क्यों करते हैं, ये सबसे महंगा सोर्स है। पहले तो ऐड देने के पैसे, फिर पूरा सिलेक्ट करने के पैसे। पहले तो ऐड दोगे, वो लोग अप्लाई करेंगे, फिर प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करोगे, आधों को बाहर निकाल दोगे, जो बचेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाओगे, पहले 5 टेस्ट लोगे उनके, फिर इंटरव्यू लोगे उनका, फिर उनका बैकग्राउंड चेक करोगे, फिर उनका मेडिकल करवाओगे। ये सारे काम पड़े ना आपने, ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन किसके लिए यूज किया जाता है, मैक्सिमम किसके लिए, फॉर द हायर पोस्ट, ठीक है। तो चलो आगे लिखो, इसी में आगे लिखो, क्या लिखा है आपने यहां तक, आगे क्या लिखा है यहां तक, कहां तक लिखा है, मोस्ट ऑफ द सीनियर पोजीशंस ऑफ द इंडस्ट्रीज आर फिल्ड बाय दिस मेथड। लिखो आगे, द प्रैक्टिस ऑफ टेलीकास्टिंग द वैकेंट पोस्ट over television is also gaining importance these days. ठीक है जी। अब इसकी एडवांटेज क्या है, इस मेथड की एडवांटेज क्या है, तो लिखो एडवांटेज ऑफ दिस मेथड। एडवांटेज, इसके एडवांटेज ये है, मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। लिखो, मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉब कैन बी गिवन। More information about the organization and the job can be given in the advertisement. और दूसरा लिखो, दूसरा एडवांटेज नंबर 2, advertisement gives the management a wider range of candidates. Management a wider range of candidates from whom to choose. ठीक है जी। अच्छा, अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगी। लिख लो, एक, there are chances to get unsuitable candidate. ऐसे चांस हैं कि आपको गंदा आदमी मिल जाए। There are chances to get unsuitable candidate, जो सूट नहीं करता आपकी जॉब के हिसाब से। ठीक है जी, आ जाओ, हो गया खत्म। नेक्स्ट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। लिखो, नेक्स्ट वन इज नंबर 4, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है जी, इसमें क्या किया जाता है, एक नोटिस बना के बाहर गेट पे चिपका दिया जाता है
जैसे आपने देखा घरों के बाहर लिखा होता है टूलेट टूलेट लिखा, देखा कमरा खाली कमरा खाली, ये क्या है? ये है डायरेक्ट नोटिस देना। ऐसी कंपनियां भी करती हैं। आप कहीं पर घूमोगे तो जाओगे देखोगे बाहर लिखा है वैकेंसीज और नीचे लिखा हुआ है हेल्पर 2, फिटर 2, ऐसे करके लिखा रहता है। खासकर ये होता है अनस्किल्ड जॉब के लिए या लो लेवल जॉब के लिए। ये वाला मेथड पता है, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखते हैं सीए रिक्वायर्ड और बाहर लिख के लगा देते हैं, ऐसे सीए नहीं आते हैं। हेल्पर, पोर्टर, लोडर, ऑफलोडर, ऐसे लोग छोटे लेवल के जो लोग होते हैं, फिटर, कारपेंटर्स, ऐसे वाले लोग जो लोग होते हैं उनके लिए ये वाला मेथड यूज किया जाता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, छोटी जॉब्स के लिए। मतलब कौन सी जॉब कह सकते हैं? एक तो हो गया हाई लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल और लो लेवल मैनेजमेंट, जिसे हम सुपरवाइजर मैनेजमेंट कहते हैं। उस लेवल के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। तो लिखो क्या करते हैं इसमें, देखो देयर इज अ नोटिस, लिखो जल्दी से, देयर इज अ नोटिस प्लेस्ड, देखो देयर इज अ नोटिस प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द एंटरप्राइजेस। ऑफ एंटरप्राइज स्पेसिफाइंग, उसमें लिखा होता है साहब, स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ द जॉब, स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ द जॉब अवेलेबल। ठीक है जी, लिख देंगे हेल्पर रिक्वायर्ड, मतलब कोई भी आ सकता है, चाहे उसने 12वीं क्लास में पढ़ाई की थी, जो बातें कर रहा था, जो ट्यूशन चल रही थी, वो भी आ सकते हैं। हेल्पर कौन अब इतने हैं जो लोग पढ़े नहीं? हेल्पर रिक्वायर्ड या फिटर रिक्वायर्ड या ऑफलोडर रिक्वायर्ड या पोर्टर रिक्वायर्ड या लेबर रिक्वायर्ड, ऐसी छोटी जॉब के लिए। तो लिखो नेक्स्ट पैरा में, अगले पैरा में लिखो द प्रैक्टिस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, द प्रैक्टिस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट is followed usually for casual laborers, मैंने कहा ना छोटी जॉब्स के लिए, for casual laborers और unskilled laborers, और सेमी स्किल्ड लेबर्स, कैजुअल लेबर्स, अनस्किल्ड लेबर्स और सेमी स्किल्ड लेबर्स, तीनों के लिए। इस तरह की जॉब के लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं? कैजुअल लेबर्स, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स। द प्रैक्टिस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, लिखो द प्रैक्टिस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज फॉलोड यूजली, किनके लिए? यूजली फॉर कैजुअल लेबर्स, अनस्किल्ड लेबर्स एंड सेमी स्किल्ड लेबर्स। ये बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए ऐसा कभी लिख के नहीं लगाया जाता बाहर कि हमारे को सीनियर अकाउंटेंट चाहिए या हमारे को चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए या हमारे को जनरल मैनेजर चाहिए। ऐसी पोस्ट पे ऐसे लोग नहीं आते, ठीक है नहीं? ऐसी पोस्ट पे वहां से लोग नहीं मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? छोटे छोटे काम के लिए, जो नहीं पढ़ते, 12वीं क्लास में बातें करते रहते हैं, उनके लिए। आ जाओ जल्दी से आगे। एडवांटेज लिखो क्या है इसकी, इस मेथड के एडवांटेज क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज फॉलोड usually for casual laborers, casual laborers लिखा हुआ है, लिख लिया है, मैं भूल गया। चलो आगे आ जाओ, लिखो एडवांटेज, लिखो द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, लिखो दिस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इज वेरी इनएक्सपेंसिव। एडवांटेज, this method of recruitment is very inexpensive। ये जो मेथड है ना, सबसे सस्ता मेथड है। बाहर लिख के लगा दो, तुम्हें तो अनस्किल्ड आदमी चाहिए, आ जाओ अंदर, चलो, है ना? इनएक्सपेंसिव, इसमें खर्चा नहीं है। दिस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इज वेरी इनएक्सपेंसिव, ठीक है? चलो आगे लिखो फटाफट जल्दी से। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, द नेक्स्ट वन इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। अब ये क्या चक्कर है? हो गया टाइम? चलो यहां से कल कर लेंगे, हैं? नहीं, बहुत लिखना है अभी इनमें, अभी इनमें लिखना बाकी है। चलो आगे कल करेंगे।